नमस्कार। वीडियो की इस अंक में देखते हैं यूपी ट्रिपल एस सी द्वारा आयोजित पेट एग्जाम 2022 में PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड जो इसमें 20 नंबर के प्रश्न दिए गए हैं। ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण, जिसमें 2 ग्राफ रहेंगे, प्रत्येक पर 5 प्रश्न होंगे और ये 10 नंबर का होगा। और दूसरा जो होगा तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण, इसमें भी 2 तालिकाएं पूछी जाएंगी और प्रत्येक पर 5 प्रश्न होंगे और ये भी 10 मार्क्स का होगा। तो इसमें प्रत्येक को देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं और ये उपयोगी होगा 28-29 अक्टूबर 2023 को 2023 का पेट एग्जाम 2023 के लिए। साथ ही इन टॉपिक के अंतर्गत अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों के लिए भी समान रूप से उपयोगी होगा। तो इसमें देखते हैं प्रश्न संख्या 6 से 10 तक, यानी जो प्रथम 5 प्रश्न इसमें पूछे गए हैं वो तालिका संबंधित है कि तालिका का अध्ययन करें और इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दें। तो यहाँ पर तालिका दिया गया, इस तालिका में दिया गया दिए गए वर्षों में प्रतिवर्ष कंपनी के व्यय लाख रुपए में दिए गए हैं। तो इसमें देखिए तालिका में जो है वेतन है, ईंधन का परिवहन है, बोनस है, ऋणों पर ब्याज या कर है और ये 5 वर्ष हैं, 11, 12, 13, 14, 15। जो है पहला प्रश्न जो 6वां, इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखते हैं इसमें क्या दिया है। तो लिखा है 2011 में इन सभी मदों पर कुल व्यय 2015 में कुल व्यय का लगभग कितना प्रतिशत था। बहुत ही साधारण प्रश्न है, इसमें कुछ करना नहीं है। 2011 देखते हैं यहाँ पर है और ये सारे मद यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 मद हैं। 2011 में जो है इसको काउंट कर लेंगे, जोड़ लेंगे। और 2015 में पूछ रहा है तो 2015 के लिए भी ये जोड़ लेंगे, जितना भी होगा इसका प्रतिशत आसानी से निकाला जा सकता है। तो इसको जोड़ेंगे 2011 में जो ये मद हैं इसका संपूर्ण योग यदि हम जोड़ेंगे तो 498.6 यानी 998.6 होगा। और जबकि 2015 के लिए यदि हम जोड़ेंगे तो यह जो मान आएगा 732.36। अब जो पूछ रहा है इसमें पूछ कर उसको ध्यान दें। तो कह रहा है कि 2015 में कुल व्यय का लगभग कितना प्रतिशत था। तो इसका प्रतिशत के लिए जैसा कि हम जानते हैं, चूंकि 2015 का पूछ रहा है तो इसको हम पहले मेथड से इस प्रकार कर सकते हैं, यानी 498.6 बटे 732.36 गुणे 100 कर देंगे। इसको कैलकुलेट करेंगे, जो भी मान आएगा ये मान कैलकुलेट करने पर 68.32% आएगा। तो ये इसका आंसर रहा। या इसको दूसरे रूप में कहना चाहें तो इस प्रकार से कर सकते हैं, चूंकि 2015 में कुल व्यय का पूछ रहा है तो हम कर देते हैं 2015 में कितना व्यय है 732.36 का मान लेते हैं x% है और ये कितने के बराबर होगा। ये बराबर जो है 2011 में जो मान है, ये मान कितना है 498.6 है। अब मान यहाँ निकालेंगे x का, तो x का वही मान आएगा, यानी ये हो जाएगा 498.6 बटे हो जाएगा 732.36 गुणे 100 हो जाएगा। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये मान वही आएगा 68.33, यानी इसका आंसर जो सही वो C है। नेक्स्ट इसमें देखें 7वां नंबर प्रश्न, इस अवधि के दौरान कंपनी को प्रति वर्ष ब्याज की औसत राशि कितनी चुकानी पड़ेगी। तो ये तो और भी साधारण है। इस अवधि के दौरान कंपनी को प्रति वर्ष ब्याज की औसत राशि कितनी चुकानी पड़ेगी। तो इसमें 5 वर्ष दिए गए हैं, 11, 12, 13, 14, 15 सबको ऐड कर लेंगे। जैसे यहाँ पर सबको ऐड करके 5 का भाग कर देंगे, औसत राशि हमें प्राप्त हो जाएगी। तो इसको जोड़ लेते हैं। यहाँ पर देखते हैं ये जो क्वेश्चन है, इस अवधि के दौरान कंपनी को प्रति वर्ष ब्याज की औसत राशि पूछ रहा है। तो इसमें ब्याज देखते हैं कितना है। तो यहाँ पर है ऋणों पर ब्याज, जो इसमें मद है 5 मद है, उसमें ऋणों का ब्याज क्रमशः यह दिया गया, इसको ऐड कर लेंगे और 5 का भाग कर देंगे। तो इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 133.3 और 5 का भाग कर देंगे इसमें। तो यह जो इसका आंसर आएगा वही इसका सही आंसर होगा और यह हो जाएगा 26.66 लाख इसका आंसर होगा। मतलब जिस मद में पूछ रहा है उसी को हमें कैलकुलेट करना है। तो इस हिसाब से इसका आंसर जो होगा वह ए होगा 26.66 लाख। तो ये दी गई अवधि के दौरान कंपनी द्वारा भुगतान की गई बोनस की कुल राशि, इसमें ध्यान देना है कि क्या पूछ रहा है। कंपनी द्वारा भुगतान की गई बोनस की राशि इस अवधि के दौरान भुगतान की गई वेतन की कुल राशि का लगभग कितना प्रतिशत है। चलिए देखते हैं। इसमें पूछ रहा है बोनस की राशि, बोनस की राशि यह है और वेतन की भुगतान की राशि यह है। बोनस की राशि है, इसको जोड़ा जाएगा तो यह आएगा 12.00 और जो भुगतान की वेतन की राशि है, जो वेतन की राशि जो भुगतान की गई है उसको यदि ऐड करेंगे यह तो यह आएगा 1954। अब क्वेश्चन जो पूछ रहा है उसको देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है इस दी गई अवधि के दौरान कंपनी द्वारा भुगतान की गई बोनस की कुल राशि, जिसको अभी हमने ऐड किया, यह 12 था। इस अवधि के दौरान भुगतान की गई वेतन की राशि, इसको हमने ऐड किया तो यह 1954 था। कि राशि का लगभग कितना प्रतिशत है। ये भी बहुत साधारण रहा। इस तरह के क्वेश्चन हम ऊपर सॉल्व कर चुके हैं। इसको 2 तरीके कर सकते हैं, यानी इसमें जो जिसका पूछ रहा है उसको भाग कर देना है तो 12 बटे हो जाएगा 1954 गुणे 100 हो जाएगा। इसको कैलकुलेट करेंगे, जो भी आएगा आंसर हो जाएगा। तो इसका जो आंसर है 0.6, यानी डी इसका आंसर सही 0.6% इसका आंसर सही होगा। 13 के दौरान इन मदों पर कंपनी का कुल व्यय कितना है। इन मदों का मतलब जो 5 मद इसमें दिए गए हैं, 2013 के लिए आंकड़ा पूछ रहा है, 2013 यहाँ पर दिया गया और मद आपके क्रमशः हैं। इसमें मत देखें तो वेतन है, यानी 5 मदों में जो पूछ रहा है कि औसत क्या है, सबको ऐड कर देंगे, यानी बहुत ही आसान रहा है। सबको ऐड करके 5 का भाग कर देना है, वहीं उसका औसत हो जाएगा। तो प्रश्न पर चलते हैं। वर्ष 2013 के दौरान इन मदों पर कंपनी का कुल व्यय कितना है। तो इसका जो सही आंसर आएगा 738.44 लाख।
यानी कहने का सही हुआ कि इसको हम जोड़ करके 2013 में जो यह है सभी मान इसको जोड़ देंगे और इसमें बटे 5 कर देंगे, तो यह मान जो आएगा 738.44 आ गया। इसका आंसर जो है डी सही है। दसवां यानी इसमें 10वां है, लेकिन इस टेबल से आधारित जो है 5वां प्रश्न है। सभी वर्षों के लिए करों पर कुल व्यय और सभी वर्षों के लिए ईंधन और परिवहन पर कुल व्यय के बीच का अनुपात क्या है? 10वां नंबर देखते हैं। तो करों पर कुल व्यय को हम जोड़ लेते हैं। करों पर व्यय कहाँ पर है? यह कर रहा है। करों पर व्यय टोटल यदि जोड़ते हैं तो 436 आएगा और ईंधन और परिवहन पर जो व्यय है इसको जोड़ेंगे तो 604 आएगा। इन दोनों का रेशियो निकाल लेना है। बहुत ही साधारण प्रश्न है ये। इसको रेशियो निकाल कर देखते हैं। तो ये रेशियो यहाँ पर है, क्या पूछ रहा है? सही वर्षों के लिए करों पर कुल व्यय। करों पर व्यय हमने क्या निकाला? 436 निकाला। रेशियो ईंधन तथा परिवहन पर व्यय कितना है? 604 है। रेशियो निकालते हैं, 4 का भाग कर देते हैं। ये 1 यानी 4 एकम 4, 0 4 9 36 रेशियो। पुनः इसको 4 से काटते हैं तो 15 चौको 60, 4 एकम 4 यानी 109.151 यानी 109 अनुपात 151। इसका आंसर सही है। मतलब ये जो सही है इसका आंसर वो बी है। अब नेक्स्ट देखते हैं 5 प्रश्नों को। यह प्रश्न संख्या 11 से 15 होगा। एक व्यक्ति ने एक दिन में 5 कारें खरीदी और 10 दिनों के लिए किराए पर रखें। तालिका को पढ़ें और प्रश्नों के उत्तर ध्यानपूर्वक दें। कार की स्टैंडिंग टाइम, खड़े होने के समय को ध्यान में नहीं रखा जाता है। तो यहाँ पर देखें तो इसमें जो कार है, कार के क्रम दिए गए हैं, उसको देखते हुए इसको हम देखें तो यहाँ पर जो कार है, कार का माइलेज है, प्रतिदिन उपयोग हुए डीजल की औसत मात्रा है, 10 दिनों के दौरान कुल दूरी तय करने में लगा समय दिया गया है। कार के अनुसार आपकी 5 कारें हैं। आल्टो है, स्विफ्ट है, टियागो है, मिनी है और क्विड है। माइलेज इन सबों का किलोमीटर प्रति घंटा में दिया गया है, यानी 1 लीटर माइलेज जो है प्रति लीटर किलोमीटर में दिया है, 25 किलोमीटर प्रति लीटर, यानी 1 लीटर में चली गई दूरी उसकी माइलेज दी गई है। और प्रतिदिन उपयोग की गई डीजल की मात्रा, यानी कितना डीजल प्रतिदिन खर्च इन गाड़ियों द्वारा हो रहा है वो दिया गया। और 10 दिनों के दौरान कुल दूरी तय करने में लगा समय दिया गया है। तो इतना देने के बाद इस पर देखते हैं इस पर बेस्ट क्वेश्चन किस तरह से पूछे गए हैं। तो इसमें 11 नंबर प्रश्न दिया गया है। दिए गए 10 दिनों के दौरान कार, इसमें कार ध्यान रखना, मिनी कार के पूछ रहा है। मिनी यानी कार मिनी द्वारा उसकी औसत गति से 875 किलोमीटर की यात्रा करने में लिए गए समय का दिए गए 10 दिनों के दौरान कार स्विफ्ट द्वारा उसकी औसत गति से 990 किलोमीटर यात्रा करने में लिए गए समय के अनुपात है। रेशियो पूछ रहा है, ध्यान देना है। क्या है? इसमें डिस्टेंस दिया गया है 2 कारों का, स्विफ्ट और मिनी का। तो सबसे पहले हम यहाँ पर चाल निकालते हैं इस ग्राफ के माध्यम से। देखते हैं ग्राफ में कैसे चाल निकलेगी। तो यह मिनी है और यह स्विफ्ट है। इन सबों का हमें सबसे पहले चाल निकालना है। तो यहाँ पर देखें 1 लीटर में यह जो दूरी चली है वो 22 है, इसलिए 10 लीटर में कितना चलेगी? 220 किलोमीटर चलेगी। और इसमें समय कितना वो ले रहा है? 55 घंटे ले रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जो समय होगा यानी औसत चाल जो हो जाएगी यह 220/55 हो जाएगा। किसके लिए? स्विफ्ट के लिए। इसी प्रकार से मिनी का देखें तो यह कितना दूरी चलेगी? 500, यानी 1 लीटर में 20 किलोमीटर चलेगी तो 25 लीटर में कितना चलेगी? 500 किलोमीटर। और इसमें जो समय लिया गया है वह 80 घंटे का, यानी इसकी औसत चाल 500/80 हो जाएगी। इसको काटेंगे 500/80 का मतलब ये हुआ कि यह 25/4 हो जाएगा। और 220/55 को काटेंगे तो यह जो आ जाएगा यानी 4 बार में कट जाएगा, 4 किलोमीटर पर आवर होगा। और ये 25/4 किलोमीटर पर आवर होगा। कि जो मिनी कार है उसके द्वारा लिया गया समय t1 क्या होगा? तो इसमें इसकी दूरी कितनी है? 875 किलोमीटर दूरी वो तय कर रहा है। और इसमें लिया गया औसत चाल इसका जो है वो 25/4 है। और T2 जो होगा, जो स्विफ्ट कार है, इसके लिए देखें तो इसके द्वारा तय किया गया दूरी 990 है और इसमें लिया गया समय 4 है। दोनों का रेशियो निकाल देंगे तो यहाँ पर बहुत आसानी से इसका रेशियो प्राप्त किया जाएगा। रेशियो 56 संबंधी 99 हो जाएगा। दोनों का अनुपात निकाल कर भी देख सकते हैं। ये रेशियो कैसे हो जाएगा आपका? यहाँ पर इसको भाग करेंगे यानी T1 जो प्राप्त होगा वह हो जाएगा आपका 140 और T2 जो प्राप्त होगा वो हो जाएगा 247.5। दोनों का रेशियो निकाल देंगे तो ये आपका प्राप्त हो जाएगा। ये रेशियो होगा 56.99। नेक्स्ट देखते हैं 12 नंबर प्रश्न क्या है? ये बहुत ही आसान है। 10 दिनों के दौरान आल्टो और टियागो की औसत गति का अनुपात क्या है? यह भी चित्र के माध्यम से देखकर बहुत आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। 12 नंबर को देखते हैं। तो इसमें क्या कर रहा है? 10 दिनों के दौरान आल्टो और टियागो की औसत गति का अनुमान पूछ रहा है। तो यहाँ पर औसत गति इसमें कुछ करना भी नहीं है, क्योंकि यहाँ औसत गति के रूप में हमने देखा कि यहाँ पर 2 जो गाड़ियाँ हैं, पहली क्या है? पहला है 10 दिनों का आल्टो को देखते हैं। यह है तो यह कितना डिस्टेंस तय करेगी? 250 किलोमीटर इसकी दूरी हो जाएगी। और समय किसने? 50 घंटे को 50 का भाग कर देते हैं तो ये 5 किलोमीटर जो होगा, 5 किलोमीटर पर आवर इसकी औसत गति हो जाएगी। दूसरे का देखें, दूसरा इसमें कौन सा कार दिया है? दूसरी कार इसमें है टियागो को देखते हैं तो इसमें हो जाएगा 5×3 = 360 किलोमीटर है और इसको यात्रा करने में समय 50 घंटे लगेगा। इसको भाग कर देते हैं तो यह हो जाएगा आपका, यानी भाग करने की आवश्यकता नहीं है यहाँ पर, जो क्योंकि दोनों में 50 का भाग है तो यह हो जाएगा 250/50 और 236/50। अनुपात निकाल देते हैं तो ये आपका हो जाएगा 250/50। रेशियो 360/50। नीचे के 50 हट जाएंगे और 100 हट जाएगा तो 25/36 हो जाएगा। यानी इसका आंसर देखा जाए तो 25/36 इसका रेशियो है। सही है, पी है 25 × 25 रेशियो 36।
नेक्स्ट इसमें जो 13 नंबर प्रश्न उसको देखते हैं। आल्टो और क्विड दिए गए 10 दिनों के दौरान, यानी दो कार इसमें दे रहा है, आल्टो और क्विड दिए गए 10 दिनों के दौरान अपनी औसत गति समान गति से एक दूसरे की ओर यात्रा कर रहे हैं। मिलने के बाद वे एक दूसरे के शुरुआती बिंदु की यात्रा करते हैं। यदि शुरू में दोनों कारों के बीच की दूरी 2300 किलोमीटर है तो आल्टो और क्विड द्वारा एक दूसरे को मिलने के बाद अपने गंतव्य तक पहुंचने में लगने वाले समय का अंतर बताना है। यहाँ जो दो कारें हैं आल्टो और क्विड 10 दिनों का तो दिया गया है, समान औसत गति से एक दूसरे को यात्रा कर रहे हैं। तो इसमें दोनों कारों के बीच की दूरी जो 2300 दिया है, तो इसको देखते हैं किस तरह से यह प्रश्न सॉल्व होगा। तो ग्राफ पर चलते हैं। तो भैया 25 किलोमीटर आल्टो जो इसमें 25 किलोमीटर प्रति लीटर चल रहा है, इसका मतलब 10 लीटर में जो तय की गई दूरी वो 250 किलोमीटर होगी और इसमें लगे समय के लिए हम 50 का भाग कर सकते हैं। 250 250/50 हो जाएगा। इसके बाद दूसरी कार देखें, इसमें क्विड है, क्विड यहाँ पर है और इसके द्वारा तय की गई दूरी देखें तो यह आपका हो जाएगा, यानी 25 किलोमीटर प्रति लीटर गुणे 20 कर देंगे तो यह 500 हो जाएगा। 500 किलोमीटर डिस्टेंस हो गया और इसमें लिया गया समय इसमें है 100 घंटे का, यानी यह हो जाएगा आपका 500/100। इसमें लिया गया समय कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, यानी क्विड में 5 घंटे का समय लिया गया। उसी तरह से हमने देखा कि जो आल्टो था वहाँ भी 250/5 था, यानी इसमें 5 घंटे का समय लिया गया। तो मिलने के बाद कितना समय लगेगा, अर्थात दोनों के लिए जो समय होगा 0 घंटा का होगा, यानी जो इसमें सही आंसर, इसमें आप चलते हैं तो इसका सही आंसर ये होगा आल्टो और क्विड दिए गए 10 दिनों के दौरान अपनी औसत गति समान गति से एक दूसरे को यात्रा कर रहे हैं। मिलने के बाद एक दूसरे के शुरुआती बिंदु पर यात्रा करते हैं। यदि शुरू में दोनों कारों के बीच की दूरी 2300 किलोमीटर तो आल्टो और क्विड द्वारा एक दूसरे के मिलने के बाद अपने गंतव्य पहुंचने में लगने वाले समय का अंतर ज्ञात कीजिए। तो इसमें 0 घंटा होगा, अर्थात इसमें जो होगा कोई समय नहीं लगेगा। अपने गंतव्य पहुंचने में लगने वाले समय का अंतर क्या होगा, दोनों समान समय में तय करेंगे, दोनों का अंतर जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें देखते हैं, यदि सभी कारों द्वारा 10 दिनों में तय की गई कुल दूरी कार ए और कार बी क्रम से 150 घंटों और 300 घंटों में तय करती हैं तो कार ए और बी की औसत गति के बीच का अंतर ज्ञात करना है। तो इसका जो सही आंसर है वो 61 किलोमीटर है। इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। यदि सभी कारों द्वारा 10, तो इसको जो है इस सभी कारों द्वारा 10 दिनों में तय की गई कुल दूरी, यानी सभी कार इसमें जो 5 कारें हैं उनका 10 दिनों में तय की गई दूरी हमें प्राप्त करना है और कार ए और बी क्रम से 150 घंटे और 300 घंटे में तय करती हैं। यहाँ पर देखते हैं कि सभी जो कारें हैं, यानी 1 2 3 4 5 सभी कारों का जो है 10 दिन में कितनी दूरी तय की गई है। तो ये जो है आपका, ये जो है यानी इसमें देखें तो पहली जो कार है वह प्रतिदिन के हिसाब से, चूंकि प्रतिदिन ये डीजल का उपभोग कर रहा है तो इस हिसाब से एक दिन में कितना चला है 250 किलोमीटर, 250 किलोमीटर। वैसे ही ये कितना 220 किलोमीटर, ये कितना बात है 36 360 किलोमीटर, ये कितना हो जाएगा 500 किलोमीटर और ये भी आपका हो जाएगा 500 किलोमीटर। सबको ऐड कर देते हैं, एक दिन के लिए हो जाएगा। तो इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1830 किलोमीटर। चूंकि 10 दिन का पूछ रहा है तो 10 का इसमें मल्टीप्लिकेशन कर देंगे 18,300 किलोमीटर हो जाएगा। अब 18,300 हुआ, इसको देखते हैं 18,300 किलोमीटर हुआ तो कार ए और कार बी क्रमशः जो इसी दूरी को है 150 घंटों में और 300 घंटों में तय करती है। तो यहाँ पर 18,300 बटे हो जाएगा ए के लिए 150 ऋण 18,300/300 ये डिस्टेंस हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये 61 आवर हो जाएगा, यानी 61 किलोमीटर पर आवर जो होगा इसकी जो हो जाएगी डिस्टेंस, क्योंकि हम जानते हैं चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। तो दूरी हमने निकाल लिया 10 दिनों के लिए और समय दिया गया है तो 61 किलोमीटर हो जाएगा इसका आंसर। दौरान टियागो और मिनी द्वारा तय की गई कुल दूरी का अनुपात, यानी रेशियो पूछ रहे, बहुत ही आसान है। इसमें देखते हैं तो दो कार इसमें दिया गया है, पहला जो है इसमें टियागो और मिनी है, दोनों का रेशियो पूछा है 10 दिनों के दौरान। तो इसमें एक दिन में कितना चलेगा 360 किलोमीटर हो जाएगा और मिनी कितना चलेगा 500 किलोमीटर हो जाएगा। और 10 दिनों का पूछ रहा है तो इसमें 10 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, दोनों का रेशियो निकाल देंगे, यानी ये हो जाएगा 3600 रेशियो जो हो जाएगा 5000 का। इसको रेशियो निकाल देंगे तो बहुत आसानी से यह 2 शून्य कट जाएगा, 36/50 हो जाएगा। इसको 2 का भाग कर देंगे 18/25 हो जाएगा। तो इसका जो आंसर रहा वो 18/25 रहा, बहुत ही आसान है। 18/25 का मतलब ए इसका आंसर सही है। तो इसमें देखते हैं बहुत ही सिंपल रूप से दिखाया गया है। इसमें दिया गया है 2000 में कर्मचारियों की प्रारंभिक संख्या 5000, इनिशियल स्ट्रेंथ ऑफ एम्प्लॉय 2000 5000 इसमें है। तो कर्मचारियों की संख्या दिया गया और ये सन दिया गया है। कंपनी में शामिल कर्मचारियों की संख्या दी गई और कंपनी में छोड़कर जाने, तो शामिल होने वाली संख्या जो ये ऊपर से जो बनाया गया है 500 450 ये शामिल होने के लिए और नीचे से जो है 400 600 इत्यादि जो है छोड़ कर जाने वालों की संख्या। तो इसमें 16 नंबर देखते हैं, बहुत ही साधारण प्रश्न से पूछा जा रहा है, यानी इसमें जो बहुत ही साधारण प्रश्न पूछे गए हैं। तो 16 है 2003 के दौरान कंपनी में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या कितनी है। 3 में देखते हैं, 3 ये है। इसमें शामिल होने वाले को जोड़ लेते हैं पहले, तो 500 और 450 950 और 16 जोड़ देंगे तो 950 16 का मतलब हो गया 1550, यानी 1550 इसमें शामिल हुए 2003 में और छोड़कर कितने गए तो यह आपका हो जाएगा, इसमें ऐड करेंगे तो 1000 और 550 जोड़ देंगे 1550 हो जाएगा, यानी जितने शामिल हुए उतने ही निकले। इसका मतलब पहले जितने कर्मचारी थे उतने रहेंगे, यानी पहले कर्मचारी कितने थे 5000 थे। तो यानी इसमें जो होगा कार्यरत कर्मचारी संख्या पूर्व जैसी रहेगी, यानी 5000। इसका आंसर सी सही है 16 का। 17 नंबर देखें, 2003 में कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या 2016 में कंपनी में काम करने
काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या लगभग कितनी प्रतिशत थी। यानी 2003 में कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या ज्ञात करना है, 2016 में कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या ज्ञात करना है। इसका प्रतिशत पूर्व में कई बार ऐसे निकाल चुके हैं, तो यहाँ पर देखते हैं किस तरह से है। तो 2003 में हमने देखा अभी कि कार्य करने कर्मचारी संख्या भी निकाली 5000 की, और 2006 में इसको निकाल लेते हैं। तो कंपनी में कार्य करने वाले कर्मचारियों की संख्या देखा जाए 6 में कितनी है, ग्राफ के माध्यम से देखते हैं। 6 में यहाँ पर ये 6 है, तो दोनों को ऐड कर देते हैं, छोड़ कर जाने वाले और आने वाले। तो यहाँ पर जो है आने वाले जो कर्मचारियों की संख्या वो 3500 है, और छोड़ कर जाने वालों को ऐड कर देंगे तो 3300 हो जाएगा। दोनों को घटा देंगे ना, 200 कर्मचारी कुल बढ़े हैं। यानी 600 में जो 2600 में जो कर्मचारियों की संख्या हो जाएगी 5200 हो जाएगी, क्योंकि पहले 500 कार्यरत हैं। तो यहाँ पर 5200 हो गई। अब जो पूछ रहा है उसको निकालते हैं, तो ये कह रहा है कि कितना प्रतिशत है, तो जिसका प्रतिशत उसका हम भाग कर देते हैं, यानी 5000 बटे 5200 और 100 कर देंगे। तो इसको कैलकुलेट जब करेंगे तो इसका जो सही आंसर हमें प्राप्त होगा वह होगा 96.15, यानी इसका ए आंसर सही है। 18 नंबर देखते हैं। तो दी गई अवधि के दौरान किसी भी वर्ष में कंपनी में शामिल होने वाले कर्मचारियों की न्यूनतम संख्या का कंपनी छोड़ने वाले कर्मचारियों की अधिकतम संख्या से क्या अनुपात है। तो ये बहुत ही साधारण रहा। इसमें देखें तो इसमें छोड़कर जाने वालों को देखते हैं, छोड़कर जाने वाले की न्यूनतम संख्या इसमें कितनी है, 450 है, और आने वालों की संख्या देखें 650। दोनों का रेशियो पूछ रहा है, तो रेशियो निकाल देते हैं। इसका रेशियो हो जाएगा यानी 450, यानी 450 बटे 650, ये 0 हो जाएगा। इसको 5 काट देते हैं, 5 9 45 और 13 × 65, यानी 9 बटे 13 इसका आंसर सही हो जाएगा, यानी 20 का आंसर सही है। किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में कंपनी छोड़ने वाले कर्मचारियों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि अधिकतम रही है। तो इसमें वर्ष पूछ रहा है, वर्ष को देखें यहाँ पर। तो वर्ष जो दिया गया है वो 2002 दिया गया है, तो उसको समझने का प्रयास करते हैं किस तरह से 2002 है। तो 2002 देखते हैं यहाँ पर, 2002 यह है। आने वाले कर्मचारियों की संख्या देखें तो यह आपका 400 से 600 हुआ है, यानी इसमें जो है देखें कर्मचारियों की संख्या जो है यह 200 छोड़कर गए हैं। और किसी वर्ष में देखें तो इसमें 150 हुआ, इसमें 50 हुआ, इसमें भी 50 हुआ, इसमें भी 50 हुआ। इन सबसे ज़्यादा छोड़कर जाने वाली संख्या 200 जो है 2002 में है, पूर्व वर्ष 2001 की अपेक्षा में। तो इसका जो सही आंसर है वो 2002 है। इसके बाद नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट इसमें 20वां है। 2002 से 2003 तक कर्मचारियों की संख्या में लगभग कितनी प्रतिशत की वृद्धि या कमी दर्ज की गई है। तो इसमें 20वां प्रश्न देखें, 2002 से 2003 तक। तो अभी हमने देखा कि इसमें जो संख्या है, यानी 2003 तक हमने देखा कि दोनों में जो है जितना छोड़ कर जाने वाले थे उतना ही जो है आने वाले कर्मचारी थे, और वह आपका था 1550 बटे 1550। तो कह रहा कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि जो होगी वो वृद्धि निकाल देते हैं। तो 1550 बटे 1550 गुणे 100 कर देंगे 2003 तक का। तो इसमें देखें, इसमें जो है आने वाले कर्मचारी जो आपके हैं वह देखें इसमें, तो इसको ऐड कर देते हैं, यानी जो हो जाएगा 600 में 450 ऐड करेंगे तो यह हो जाएगा 1050, और जाने वालों को ऐड करें तो 6 5 11, 1150 हो जाएगा। तो त्रुटि हो रही है पिछले वर्ष की तुलना में कंपनी छोड़ने वाले कर्मचारियों, यहाँ पर केवल छोड़ने वाले कर्मचारियों को ही देखना है, दोनों को नहीं देखना है, इसलिए यह त्रुटि हो रही है। तो छोड़ने वाले को देखें तो छोड़ने वाला जैसा कि हमने देखा कि ये जो है, यह जो ऊपर वाला है ये छोड़ने वाले कर्मचारी हैं। तो ये जो है आपके छोड़ कितने रहे हैं, सॉरी ये नीचे से जो है ये छोड़ने वाले हैं 400। तो यहाँ से 2002 से 2003 में कितने छोड़े हैं, 600 से 550, यानी 50 कर्मचारी छोड़े हैं। इसमें 50 कर्मचारी छोड़े हैं, और 2003 में कर्मचारियों को कितनी संख्या थी, हमने देखा था 5000 है, और इसमें 100 गुणा कर देते हैं तो हो जाएगा 5000 बटे 5000, यानी 1% की जो इसमें कमी या वृद्धि होगी, जैसा कि इसमें क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर है, यानी 20 में सही आंसर सी है, 1%। ये भी बहुत साधारण है, इसमें डायरेक्ट दिखाया गया है। विगत वर्ष में कंपनी द्वारा खिलौने का उत्पादन लाख रुपए में है, और वर्ष क्रमशः दिए गए हैं। उत्पादन लाख में यह है, यानी 20 लाख, 40 लाख, 60 लाख, 70 लाख, 80 लाख और 100 लाख, और क्रमशः वर्ष 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, यानी 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18 है। इस पर बेस्ट क्वेश्चन को देखते हैं, यानी क्रमशः 21 से लेकर के 25 तक के प्रश्न, यानी पिछले, यानी इसमें आगे के 5 प्रश्नों को देखते हैं। तो 2011 की तुलना में 2018 में खिलौनों के उत्पादन में लगभग कितनी प्रतिशत, यानी लगभग प्रतिशत वृद्धि थी। 2011 में जो वृद्धि है, 2011 में स्पष्ट है कि 40 है, और 2018 में देखें कितने की वृद्धि है, तो यह जो है 95 है। तो क्या रहा है, कितने की वृद्धि है। तो यहाँ पर वृद्धि के, जैसा कि हम जानते हैं कि वृद्धि प्रतिशत निकालना यदि होता है तो यह होती है वृद्धि बटे छोटी संख्या गुणे 100। तो यह है 40 और यह 95 है। अंतर कर देते हैं, यानी प्रश्न पर चलते हैं। पहले प्रश्न आपका यह है 21, जो प्रश्न यह है, तो अंतर कर देंगे तो यह हो जाएगा 90 में से 40 निकाल देंगे 55 हो जाएगा, और छोटी संख्या जो इसमें है 40 है, गुणे 100 कर देंगे तो इसको कैलकुलेशन करेंगे तो 137.5 आएगा, यानी ये इसका आंसर सही है, यानी 137.5% जो इसमें वृद्धि होगी। पिछले वर्ष तुलना में किस वर्ष उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि सबसे अधिक थी, इस प्रश्न को देखते हैं। 2017 है, देखते हैं 2017 में चलते हैं ग्राफ में यहाँ देखें तो 2017 में है। पिछले वर्ष की तुलना का मतलब 2016 में, 2016 में कितना है, ये 60 5 65 है,
और यहाँ पर देखें 2017 कितना है, ये आपका जो है 85 है, 85 है। अब इसमें से जो है हम अंतर कर दें तो 20 का अंतर है, और किसी वर्ष भी देखें तो इतना अंतर नहीं होगा, किसी में भी देख सकते हैं। यहाँ देखें तो चूंकि हमें वृद्धि दिखाना है, तो वृद्धि के केसेस में देखें, यहाँ से वृद्धि हुई, इसमें देखें तो ये 40 है और 80 हुआ, इसमें 20 है। फाइव नहीं है बल्कि यहाँ 90 है, और यह जो आपका है यह जो है 65 है। दोनों को अंतर कर देंगे तो ये 25 हो जाएगा, और यहाँ 20 का है, और किसी में भी अंतर इतना नहीं, इसलिए 25 का जो मैक्सिमम अंतर है वो 2017 में है, 2016 के अपेक्षा। तो इसका जो सही आंसर है 2017 है। या 90 इसमें दिया गया है, ये थोड़ा सा ब्लैक होने की वजह से स्पष्ट नहीं दिख रहा है। ये 90 है, 95 है, 65 है, 80 है, 60 है, इंस्टॉलमेंट क्रम से प्रिंटेड है, लेकिन यहाँ पर स्पष्ट होने की वजह से ऐसी त्रुटि हुई है। तो इसका जो सही आंसर है वो 2017 है। कहते हैं दिए गए कितने वर्षों में खिलौनों का उत्पादन दिए गए वर्षों के औसत उत्पादन से अधिक था। औसत उत्पादन के लिए सबको जोड़ कर भाग कर देते हैं, तो इसका औसत उत्पादन देखते हैं तो सबको ऐड कर देते हैं। जितने भी यहाँ पर दिए गए सबको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 560/8 यानी 70 हो जाएगा। अब देखते हैं 70 से ज़्यादा कितने इसमें हैं। इसका औसत जो है 70 आ गया, तो इसमें 70 से ज़्यादा 95 है, 90 है, 80 है, और यह है 75 है। तो इसमें 4 वर्ष जो है वह उसके औसत से ज़्यादा दिए गए हैं। तो इस प्रश्न को देखते हैं कितने वर्ष इसमें दिया गया है, इसमें 4 वर्ष यानी 20 का आंसर सही है। 24 नंबर प्रश्न देखते हैं, तो ये कह रहा है 2013 से 2014 तक खिलौनों के उत्पादन में लगभग कितने प्रतिशत की गिरावट थी। में देखते हैं तो क्या प्रश्न आपका दिया गया है, 13-14 दिया गया है। 13-14 देखते हैं, 13 और 14 है, यहाँ पर 75 है और यह 60 है। तो अंतर कर देते हैं तो कितना गिरावट इसमें जाएगा, 15 यह है, यानी 15 बटे गिरावट के लिए जैसा कि हम जानते हैं बड़ी संख्या भाग देते हैं, बटे 75 गुणे 100 हो जाएगा। 15 × 75 5 हो जाएगा, 20 × 100 यानी 20% की इसमें जो है गिरावट आएगी। इसका आंसर जो सही होगा 20% गिरावट यानी 20 का आंसर सही है। आखिरी प्रश्न इसमें देखते हैं 2015 और 16 का औसत उत्पादन निम्नलिखित में से किन वर्षों के युग्म के औसत उत्पादन के बिल्कुल बराबर था। औसत उत्पादन 15-16 में चलते हैं, 15 और 16 यह है, यानी एक 80 है, एक 65 है, दोनों को ऐड कर देते हैं तो 145 हो जाएगा। 8 से 14 145 हो जाएगा, और यानी इसमें 2 का भाग कर देते हैं। इसके बाद दूसरा देखते हैं, दूसरा कौन सा ऐसा वर्ष है जो 145 होगा, तो इसमें 12 देखते हैं, 12 में क्या है 55 है, और इसके बाद 17 में देखते हैं क्या है 90 है, तो इसको जोड़ देते हैं, यानी 90 में 55 जोड़ देते हैं तो 5 ये हो जाएगा, और 9 5 14 हो जाएगा। 145/2 यानी दोनों का रेशियो देखें तो बराबर होगा। अर्थात कहने का सही हुआ कि 2015-16 का औसत उत्पादन जो 145/2 था, वहीं जो है वह 2012 और 17 का भी है। 12 और 17 का मतलब डी हो जाएगा इसका आंसर। इस प्रकार से ये जो हुआ 20 प्रश्न रहे जो तालिका टेबल्स और ग्राफ आधारित थे, और इसके 5 प्रश्न जो प्रारंभिक अंकगणित से संबंधित थे उसकी चर्चा वीडियो के पूर्व अंक में हम कर चुके हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।